हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श केसरी और आप देख रहे हैं आदर्श केसरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट यूनिट हमारा जो है वो है डीसी करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, या ऐसे कह सकते हैं कि डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट सर्किट। आज हम लोग इस वीडियो में डीसी सर्किट के बारे में देखेंगे और इस फर्स्ट यूनिट को अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने पार्ट वाइज वीडियोस के माध्यम से फर्स्ट यूनिट को हम लोग पूरा खत्म करेंगे या पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा सिलेबस को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं आप लोगों को वीडियो इस यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, लेकिन जो इस यूनिट का, क्योंकि कोई भी यूनिट एक रिटन बॉक्स, एक रिटन टाइप में होती है और उसके डेफिनेशंस होते हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं कॉन्सेप्ट को तो बिल्कुल भी आपको इस वीडियो में दूंगा, कॉन्सेप्ट में कोई कमी आपको नहीं होगी, कॉन्सेप्ट में आपको कोई कमी नहीं करूंगा मैं इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में जो रिटन सेक्शन होगा वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से वीडियो के पार्ट वाइज पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जितना मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा अपने एक वीडियो में, उतने पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना टाइम को गंवाए, बिना टाइम को खराब किए हम लोग अपने यूनिट को स्टार्ट करते हैं। यूनिट हम लोगों ने देखा क्या है, यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट सर्किट। हम लोग देखते हैं डायरेक्ट करंट सर्किट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट। एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट क्या होता है? तो डीसी सर्किट का मतलब ये होता है कि ऐसा सर्किट जिसका जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए समय के साथ। अगर ये टाइम एक्सिस है और ये मैग्नीट्यूड एक्सिस है, ये मैग्नीट्यूड एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, तो टाइम अगर 0 है या टाइम 1 है या टाइम 2 है या टाइम 3 है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे करंट को हम लोग डीसी करंट बोलते हैं। A direct current is one which has constant magnitude and direction with respect to time is called DC current या DC circuit. Okay, just we have write this here, we have write this here, दिस इज यूनिट। हाँ, नेक्स्ट पेज। तो डीसी सर्किट हम लोगों ने देखा क्या होता है कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर ये टाइम एक्सिस का ग्राफ है और ये मैग्नीट्यूड एक्सिस का ग्राफ है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड एक्सिस का ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस का ग्राफ है, तो ये अगर 0 है, 1 है, 2 है और ये एक 4 है, ये 2 है और ये 0 है, तो टाइम कितना भी बढ़े लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। क्या है वो डेफिनेशन? और डायरेक्ट करंट इज वन विच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे क्या, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा मैग्नीट्यूड सेक्शन है और ये टाइम है, ठीक है। टाइम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज 4 है। वो मैग्नीट्यूड क्या है, वो ऑलवेज 4 है। मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए 4 है, लेकिन टाइम, हमारा समय टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डीसी सर्किट में ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि डीसी सर्किट के बेसिक एलिमेंट। दूसरी टॉपिक क्या है, डीसी सर्किट का बेसिक एलिमेंट क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी डीसी सर्किट का जो सर्किट होता है उसके बेसिक इलेक्ट्रिक जो एलिमेंट होते हैं वो 3 होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक सर्किट एलिमेंट। व्हाट है? फर्स्ट इज रेजिस्टेंस। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। एंड द सेकंड इज कैपेसिटेंस। सेकंड इज कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज इंडक्टेंस, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव कंसिडर रेजिस्टेंस
एंड सेकंड इज फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकंड इज कैपेसिटेंस एंड थर्ड इज इंडक्टेंस। बारी बारी से हम लोग इसके डेफिनेशंस को देखेंगे और इसके नोटिफिकेशन को देखेंगे और इसको किससे डिनोट करते हैं और इसका फिगर क्या होता है। तो फर्स्ट लेट कंसीडर रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ये पॉइंट अगर हम लोग ए मान लें और इस पॉइंट को बी मान लें तो और ये क्या हो गया, ये हमारा आर हो गया। तो रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, हम लोग जानते हैं। इसका जो डेफिनेशन है रेजिस्टेंस का, इट ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये हमेशा धारा की प्रवाह का विरोध करता है। ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये हमेशा क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट की फ्लो को रोकना, करंट की फ्लो का अपोज करना। हम लोग इसको इससे डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है। आप लोगों को टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिक सर्किट एलिमेंट जो होता है, पहला क्या होता है रेजिस्टेंस, हम लोगों ने रेजिस्टेंस को देखा। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, कैपेसिटेंस। दूसरा क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं। यू हैव टू शो द मोबाइल डिस्प्ले और लैपटॉप डिस्प्ले। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मतलब होता है, हम लोग कैपेसिटेंस को कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये हमारा सी हो गया और ये पॉइंट ए हो गया, मान लेते हैं ये पॉइंट बी हो गया। तो कैपेसिटेंस कुछ इस प्रकार से होता है। कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि इट स्टोर द एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटेंस, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है। इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्म में ये कैपेसिटेंस एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरा, तीसरा क्या है, तीसरा हमने देखा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये भी एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। इसका जो डिनोटेशन होता है, हम लोग इसको डिनोट कुछ इस प्रकार से करते हैं। ये एल हो गया, ये हम ए पॉइंट को मान लेते हैं और ये पॉइंट हो गया बी। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। तो इंडक्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, हम लोग बेसिक सर्किट एलिमेंट को देख लिए। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, क्या है वो अगला टॉपिक हमारा, क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, हम लोग ओम्स लॉ को देखेंगे। ओम्स लॉ का मतलब, ओम्स लॉ समझने के पहले हम लोग एक सर्किट देखेंगे। एक सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस होगा, राइट, इसमें एक रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे एक वोल्टेज लगा होगा। ये रेजिस्टेंस आर है, राइट, ये रेजिस्टेंस आर है और एक वोल्टेज लगा हुआ है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से आई करंट, ये आई करंट यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जो इसका डेफिनेशन होता है, फर्स्ट वी हैव टू स्पीक डेफिनेशंस। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ध्यान से सुनिएगा, इसके भी हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ओम्स लॉ का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन जो होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार जो करंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो जो करंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, the current flowing any electric circuit is directly proportional to the voltage। बात समझ में आई कि नहीं, जो करंट होता है, जो करंट फ्लो होता है, वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब फिनोमिना, जितनी भी फिनोमिना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये फिनोमिना डन होती है, कंप्लीट होती है। क्या, हम लोग इसमें तीन चीज देखे। ओम्स लॉ में क्या होता है, पहला जो करंट होगा वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इज दैट क्लियर। और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए
कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये घटनाएं, ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब अगर हम इसको एक फॉर्मूला का रूप दें तो क्या होगा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई आर। अब जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, किसी भी फॉर्मूले में अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक कांस्टेंट ऐड होता है, एक कांस्टेंट ऐड होता है। उस कांस्टेंट को हम मान लिए क्या, के इंटू वी बाई आर। ओके, सो ये दिस इज फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। बट फॉर द ओम्स लॉ के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओम्स लॉ के लिए जो के की वैल्यू होती है वो 1 होती है ओम्स लॉ के लिए। तो जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। और जनरल फॉर्मूला जो होता है, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वी इक्वल्स टू आई आर। जब हम आर को यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो v इक्वल्स टू आई आर। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है जो जनरल बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। ओम्स लॉ क्या हुआ, v इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ क्या हुआ, v इक्वल्स टू आई आर। अब हम इसके लिमिटेशंस को देखेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इट कैन बी अप्लाइड टू द लीनियर सर्किट और नेटवर्क। ओम्स लॉ को हम लोग लीनियर सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर सर्किट का मतलब क्या हो, जिसमें रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो और वोल्टेज लगा हो, तो लीनियर सर्किट में इसे अप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट डज नॉट सुटेबल और होल्ड गुड फॉर द नॉन मेटेलिक एंड सच। ये जो होता है दूसरा पॉइंट, हम लोग देख सकते हैं कि जो दूसरा पॉइंट होता है ये नॉन मेटेलिक के लिए सुटेबल नहीं होता है, गुड नहीं होता है। नॉन मेटेलिक एज लाइक दिस सिलिकॉन कह सकते हैं या जर्मेनियम कह सकते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके लिए ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया ओम्स लॉ क्या होता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक होता है कंपोनेंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। हम लोग डीसी सर्किट में पहले यूनिट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पहले डीसी एनालिसिस क्या होता है, किसी डीसी सर्किट के बेसिक एलिमेंट को हमने समझा, फिर ओम्स लॉ समझा, ओम्स लॉ के लिमिटेशंस को देखा। अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव और पैसिव एलिमेंट क्या होता है हम लोग उसको देखेंगे। क्या हेडिंग क्या है हमारा, कंपोनेंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, कंपोनेंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो उसको देखेंगे, तो जिसमें पहला आता है हमारा क्या, एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है हम लोग देखेंगे उसके डेफिनेशंस को। तो डेफिनेशन कहता है कि दोज एलिमेंट, दोज एलिमेंट विच एनर्जी सोर्स आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी सोर्स हो। जैसे हम एक एनर्जी सोर्स है, मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट नहीं हूं, लेकिन हम एक एनर्जी सोर्स है ना, हम अपने काम को स्वतः करते हैं, आप अपने काम को स्वतः करते हैं। तो जो एनर्जी सोर्स है उसे हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और डीसी सर्किट में एनर्जी सोर्स दो है। क्या, पहला वोल्टेज सोर्स है और दूसरा करंट सोर्स है। पहला वोल्टेज सोर्स है और दूसरा करंट सोर्स है। ये दो सोर्स क्या है, एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? एक्टिव एलिमेंट क्या होता है हम लोग समझे कि दोज एलिमेंट विच हैव एनर्जी सोर्स आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। या ऐसे भी कर सकते हैं कि दूसरा फॉर्मूला, दूसरा डेफिनेशन है क्या है कि दोज एलिमेंट विच हैव एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ सिग्नल एनर्जी आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो धारा की, जो किसी की गति को बढ़ा भी सके, जो किसी की गति को घटा भी सके, मतलब किसी भी सिस्टम को वर्क करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसे एलिमेंट को भी हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। वैसे बेसिकली एक्टिव एलिमेंट दो होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ओके, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि दोज एलिमेंट विच हैव एनर्जी सोर्स फ्रॉम द एक्टिव एलिमेंट आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो एक्टिव सोर्स की मदद से एनर्जी को रिसीव करता है। जैसे मशीन क्या होती है, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल जब हम डालते हैं तब गाड़ी चलती है, तो पेट्रोल पैसिव एलिमेंट है क्योंकि वो गाड़ी की तेल की मदद से चल रहा है। तो पैसिव एलिमेंट का मतलब ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी सोर्स है लेकिन एक्टिव एलिमेंट की मदद से चलता है, तो उसे हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल हो सकता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये तीनों एग्जाम्पल हमारे पैसिव एलिमेंट के हैं।
तो हम लोग अपने इस वीडियो में इतना देखेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल।